स्वागत है दोस्तों आपका स्टडी विद अरमान में। बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 1 मई 2026 एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस। आज के इस डीप डाइव में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि एग्जाम में क्या आया था। हाँ बिल्कुल, बल्कि हम उस डेटा के पीछे के जो छिपे हुए पैटर्न्स हैं ना उनको डिकोड करेंगे। एकदम सही। तो यार चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। हमारे पास जो आज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, ये मतलब एक तरह से उस बड़ी सी तिजोरी का ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट, सही शब्द चुना आपने, क्योंकि परीक्षा के वो 60 मिनट सिर्फ ये टेस्ट नहीं करते कि आपने कितनी किताबें रटी हैं। हाँ मतलब नॉलेज तो एक बात है, पर असल बात यह है कि आप उन 60 मिनटों में अपने टाइम और रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करते हैं। ये पूरा खेल हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच का जो डिफरेंस है ना, उसी का है। बिल्कुल। तो अगर हम पहली स्लाइड या कहें कि पेपर के ओवरऑल मिजाज की बात करें, तो इस रिपोर्ट में पेपर के लेवल को इजी टू मॉडरेट यानी कि एक संतुलित लेवल का बताया गया है। हाँ, और पिछली कुछ शिफ्ट्स को देखते हुए ना, ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। राहत तो है, पर यार मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, अगर पेपर इतना ही बैलेंस्ड और आसान था तो फिर एग्जाम हॉल से बाहर आते वक्त चेहरों पे इतना तनाव क्यों होता है? मतलब क्या ये संतुलन ही सबसे बड़ा धोखा है? मैं इसे धोखा तो नहीं कहूंगी, पर हाँ, आसान पेपर दरअसल एक अलग तरह का जाल जरूर होता है। वो कैसे? देखिए, जब पेपर मुश्किल होता है ना, तो लड़ाई सिर्फ सही जवाब ढूंढने की होती है। लेकिन जब पेपर आसान होता है तो मार्जिन ऑफ एरर यानी गलती करने की गुंजाइश वो लगभग खत्म हो जाती है। ओह, मतलब एक भी गलती भारी पड़ सकती है। बिल्कुल। आसान सवाल देखते ही ना, दिमाग में एक डोपामाइन रश होता है। स्टूडेंट को लगता है कि अरे ये तो मुझे सब आता है, और बस इसी जल्दबाजी में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। हाँ, जैसे नहीं है को है पढ़ लेना। एग्जैक्टली। और आसान पेपर में कट ऑफ हमेशा ऊपर जाने का डर रहता है, तो जो धैर्य की परीक्षा होती है ना, वो कहीं ज्यादा प्रेशर बनाती है। सही बात है। और दोस्तों, अगर आप ऐसे ही एग्जाम एनालिसिस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब अगली स्लाइड पर आते हैं, जहां हमने सब्जेक्ट्स को एक रोल मैट्रिक्स में बांटा है। ये मैट्रिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हर सब्जेक्ट का इस एग्जाम में एक अलग रोल था। जैसे हिंदी को इसमें टाइम सेवर कहा गया है। हाँ, रिपोर्ट के हिसाब से हिंदी सबसे आसान भाग था। इसमें संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे और गद्यांश आए थे। तो ये टाइम कैसे बचाता है? क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना होता, ये प्योर मेमोरी रिट्रीवल है। मतलब या तो आपको मुहावरे का अर्थ पता है या नहीं पता है, सोचने का कोई काम ही नहीं है। मतलब देखते ही टिक करो और आगे बढ़ो। हाँ, और जब शुरुआत में ही आप 15-18 सवाल सही कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाता है। कोडिंग, सीरीज, वेन डायग्राम और ब्लड रिलेशन जैसे टॉपिक्स थे। रीजनिंग ना पूरी तरह से पैटर्न पहचानने का खेल है। क्योंकि ये सेक्शन इजी था, तो सीरीज या एनालॉजी के जो पैटर्न थे वो बहुत ही डायरेक्ट थे। मतलब +2 -2 टाइप के। बिल्कुल। जो स्टूडेंट शांत दिमाग से स्क्रीन देख रहा था, वो बिना पेन उठाए भी सवाल सॉल्व कर सकता था। इसलिए ये स्कोर बूस्टर है, क्योंकि यहाँ फुल मार्क्स लाए जा सकते हैं। लेकिन यार अब उस सब्जेक्ट की बात करते हैं जो हमेशा फंसाता है, मैथ्स। इसे इजी टू मॉडरेट तो बोला गया है, पर साथ ही टाइम कंज्यूमिंग भी लिखा है। हाँ, क्योंकि ये कैलकुलेटिव था। वही ना, मतलब प्रतिशत, अनुपात, लाभ हानि, टाइम एंड वर्क, साधारण और चक्रवर्धी ब्याज, ये सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर ये टाइम टेकिंग कैसे बन गया? यही तो एग्जामिनर खेलता है। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब है कि थ्योरी सीधी है, लेकिन कैलकुलेटिव का मतलब है कि डिजिट्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। अच्छा, कैसे? थोड़ा एग्जाम्पल देकर बताइए। जैसे मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। अगर रेट 10% है और अमाउंट 5000 है, तो कोई भी सेकंड्स में निकाल लेगा, है ना? हाँ, वो तो बहुत आसान है। पर अगर वो रेट को 11.3% कर दें और अमाउंट 4590 कर दें, तो कॉन्सेप्ट तो वही है, पर कैलकुलेशन में 3 गुना टाइम लगेगा। ओ भाई, ये तो सीधा सीधा टाइम वेस्ट करने वाला ट्रैप है। एग्जैक्टली। और उन कैलकुलेशन में फंसकर स्टूडेंट अपने वो कीमती मिनट गंवा देता है, जिनमें वो जीके के 5 सवाल कर सकता था। सही कहा। और जीके से याद आया, जीके और जीएस को इस रिपोर्ट में गेम चेंजर बताया गया है। ये मॉडरेट लेवल का था और यही मेरिट तय करने वाला है। बिल्कुल। जीके असल में वो बाउंसर है जो तय करेगा कि आपको मेरिट लिस्ट में जगह मिलेगी या नहीं। इसमें संविधान के आर्टिकल्स, 1857 से 1947 तक का इतिहास, नदियां, केमिस्ट्री और 2025-26 के करंट अफेयर्स थे। तो इसे गेम चेंजर क्यों कहेंगे? क्योंकि जीके की कोई लिमिट नहीं होती। हिस्ट्री के इतने सारे मूवमेंट्स, डेट्स और नेताओं के नाम
एग्जाम प्रेशर में इन बारीक फैक्ट्स को याद रखना मतलब बहुत हाई लेवल के फोकस की डिमांड करता है। हाँ, कंफ्यूजन बहुत जल्दी होता है इसमें। वही तो, जिसने इस सेक्शन में अपना संयम बनाए रखा वही भीड़ से अलग होगा। सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के भरोसे आप टॉप नहीं कर सकते। ये तो एकदम पते की बात कही आपने। अच्छा, अब जरा जादुई आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्लाइड में गुड अटेम्प्ट्स और कट ऑफ का जिक्र है। हाँ, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है। रिपोर्ट कह रही है कि 68 से 75 प्लस क्वेश्चन का अटेम्प्ट एक सुरक्षित या गुड अटेम्प्ट है। पर यार, अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा गोले भरेंगे तो चांस बढ़ जाएंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो क्या 75 प्लस कर लेना काफी है या फिर तुक्के मारने की कीमत भारी पड़ सकती है? देखिए, नेगेटिव मार्किंग तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा खेल नॉर्मलाइजेशन का होता है। क्वांटिटी कभी भी क्वालिटी की जगह नहीं ले सकती। तो ये नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करता है? क्योंकि कट ऑफ जो दी है अनडिजर्व्ड के लिए 135 से 145, ओबीसी के लिए 130 से 140, एससी के लिए 122 से 132 और एसटी के लिए 115 से 125। ये तो एस्टिमेटेड है ना? हाँ, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कैटेगरी और स्टेट के नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करेगी। नॉर्मलाइजेशन मतलब हर शिफ्ट के पेपर का लेवल अलग होता है, तो सबको बराबर करने के लिए एक बेसलाइन बनाई जाती है। अच्छा, तो अगर शिफ्ट आसान थी तो नंबर कम होंगे और मुश्किल थी तो बढ़ेंगे। मोटे तौर पर हाँ, लेकिन इसमें एक्यूरेसी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने 75 सवाल किए और 15 गलत कर दिए तो सिस्टम समझ जाएगा कि आपने तुक्के लगाए हैं। ओ, मतलब वहां नुकसान तय है। बिल्कुल। वहीं अगर आपने सिर्फ 68 सवाल किए हैं लेकिन 65 एकदम सही है तो आपका एक्यूरेसी रेट बहुत हाई है। नॉर्मलाइजेशन में ऐसे बच्चों को बहुत फायदा मिलता है। अच्छा बात है, मतलब कम करो पर सॉलिड करो। एकदम। और इसी के साथ हम अपनी अगली स्लाइड यानी प्रो टिप्स और अचूक रणनीति पर आते हैं। हाँ, ये टिप्स उन लोगों के लिए बहुत काम की हैं जिनका एग्जाम आने वाली शिफ्ट्स में है। तो इसमें रूल नंबर 1 है कि सबसे पहले हिंदी और जीके को हल करें। पेन तो उठाना नहीं है। मतलब पहले 20 मिनट में ही आधा पेपर खत्म। हाँ, और इससे वो जो स्क्रीन पर टाइमर उल्टा चल रहा होता है ना, उसका साइकोलॉजिकल प्रेशर आधा हो जाता है। ये तो किसी T20 मैच में पावर प्ले में रन कूटने जैसा है। बिल्कुल। और रूल नंबर 2 भी इसी क्रिकेट एनालॉजी से जुड़ा है। मैथ्स के किसी भी कठिन या लंबे सवाल पर अटकना नहीं है, उसे तुरंत स्किप करें। हाँ, मतलब हर गेंद पर छक्का मारने की जिद नहीं करनी है। खतरनाक यॉर्कर को सम्मान देकर छोड़ देना ही समझदारी है। पर ये स्किप करना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि ये सीधे स्टूडेंट के ईगो पर चोट करता है। ईगो पर? वो कैसे? सोचिए, एक बच्चे ने महीनों तक प्रॉफिट लॉस की प्रैक्टिस की है। अब एग्जाम में सवाल नहीं बन रहा तो वो पर्सनल ले लेता है कि मुझसे कैसे नहीं हो रहा, और उसी चक्कर में वो 4-5 मिनट बर्बाद कर देता है। एग्जैक्टली। और उन 5 मिनट में वो आगे के 3 आसान सवाल मिस कर देता है। आपको समझना होगा कि हर सवाल के नंबर बराबर हैं। ईगो को एग्जाम हॉल के बाहर छोड़ना पड़ता है। बहुत खूब। अब आते हैं रूल नंबर 3 पर, रीजनिंग में एलिमिनेशन मेथड का यूज करना। ये मेरा फेवरेट है। कई बार हमें सही जवाब नहीं पता होता, खासकर वेन डायग्राम या एनालॉजी में। तो चारों ऑप्शंस देखकर तो और कंफ्यूजन होता होगा। हाँ, इसलिए सही जवाब ढूंढने के बजाय जो ऑप्शंस लॉजिकली गलत हैं उन्हें एक एक करके हटा दें। मतलब जो नहीं हो सकता उसे बाहर करो। सही कहा। जब आप 2 गलत ऑप्शंस हटा देते हैं तो सही चुनने की प्रोबेबिलिटी एकदम से बढ़ जाती है। ये तुक्का नहीं है, ये स्मार्ट रिवर्स इंजीनियरिंग है। वाह। और दोस्तों, रोजाना एसएससी, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी और गवर्नमेंट एग्जाम अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारी आखिरी स्लाइड में क्विक रिवीजन टारगेट्स भी दिए गए हैं। हाँ, जो लोग लास्ट मिनट पर पन्ने पलटते हैं उनके लिए। पॉलिटी में आर्टिकल 1 से 51। और जाने से पहले आपको ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, और आपकी शिफ्ट में पेपर कैसा गया वो भी कमेंट में शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और अपनी रणनीति मजबूत रखिए।